अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। 28 मई है, यौम तकबीर। ये वो दिन जिस दिन पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बना और पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल हो गया जो दुनिया के बड़े ममालिक कहलाते हैं, जिनके पास बड़ी ताकत है। और पाकिस्तान को आज हम एक एटमी ताकत कहने के काबिल हुए हैं। लेकिन ये इस एटमी ताकत बनने से हमें क्या मिला या हमारे लोगों को क्या मिला, ये सोचने की बात है। और आज के प्रोग्राम के आगाज़ में मैं एक ऐसे ही इशू के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि जिसके सामने हमारी जो एटमी ताकत है या एटमी कुव्वत है वो भी बेबस नज़र आती है। इस मुल्क में जो किसानों के साथ हो रहा है वो शायद अब किसी से ढका छुपा नहीं है। हमारे मुल्क के किसान हैं, गुज़िश्ता कई महीनों से उन्हें एक ऐसे ख़तरे का सामना है जो ख़तरा उनकी फसलें खा रहा है, उनकी जो रोज़ी रोटी है, उनकी जो मेहनत है उसको तबाह बर्बाद कर रहा है। लेकिन हमारा किसान और हमारी हुकूमत उसके सामने बेबस है। सूरत हाल ये है कि एक एटमी ताकत के जो किसान हैं वो इस खतरे का, जिसको टड्डी दिल का हमला कहा जा रहा है, जो उनकी फसलें तबाह बर्बाद कर रहा है, ज़रा एक नज़र देखिए, ये मनाजिर देखिए कि वो ढोल बजाकर इस खतरे का जो है वो इस खतरे को भगाने की कोशिश कर रहा है। ये एक एटमी कुव्वत का हाल है जो हमारे किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है। किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये टड्डी दिल का हमला। सूरत हाल ये है कि तकरीबन इस वक्त 60 के करीब अजला हैं पूरे मुल्क के अंदर जो इससे मुतासर हुए हैं। इस पर पंजाब के अजला भी शामिल हैं, सिंध के अजला बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए, बलूचिस्तान के अजला जो है वो मुख्तलिफ इससे मुतासर हुए हैं। फिर मुख्तलिफ फसलें हैं जो कि लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें हैं, वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। इनमें आमों के बागात हैं, कपास की फसल है, प्याज की फसल है, टमाटर की फसल है। और हमारा किसान जो है वो बेबस इस सब के सामने जो है वो अपनी फसलों को तबाह बर्बाद होता हुआ देख रहा है। और ये खदशात अभी कम नहीं हुए, ये खतरा अभी कम नहीं हुआ, ये खतरा बदस्तूर बढ़ रहा है। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक हालिया रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर ये आने वाले दिनों में ये खतरा बढ़ने वाला है। बारिशों के बाद इनकी जो तादाद है इस हमले की और ये लोकस्ट की जो तादाद है, इसमें और ज़्यादा जो है वो इजाफा हो सकता है। और उसने FAO ने जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि फौरी तौर पर जो है वो अपने किसानों को बचाने के लिए इस हवाले से इक़दाम किए जाएँ। एक अंदाज़ा ये है कि मौसम गर्मा की जो फसलें हैं उनका 391 अरब रुपए का जो है वो पाकिस्तान की ज़राई मईशत को नुकसान होगा, जबकि मौसम गर्मा की जो फसलें हैं उनके 451 अरब रुपए का नुकसान होने का जो है वो अंदेशा है। तो ये किसानों को इस ख़तरे से बचाना होगा। हमने हेल्पलाइनें कायम कर दी हैं, जो है वो नंबर्स भी दे दिए हैं कि किसान इसकी इतला करें। लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक किसान और हमारी हुकूमत इस खतरे के सामने जो है वो बेबस नज़र आती है। अब एक और मामला जो कि हमारे किसानों के साथ ही जुड़ा हुआ है और जिसमें किसानों का ही इस्तेहसाल हो रहा था, वो चीनी का मामला था। उस पर हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों जो है वो एक इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो रिलीज़ की। और इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पता चला कि मुल्क में जो शुगर का कारोबार है वो किस तरह से होता है, ये माफिया किस तरह से जो है वो ऑपरेट करता है और किस तरह से जो किसान हैं और जो आम लोग हैं उनका इस्तेहसाल जो है वो किस तरह से किया जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने जो है वो शहजाद अकबर साहब मुआविन ख़ुसूसी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब ऐसा लगता है कि इस सारी बहस का जो रुख है वो अपोजिशन की तरफ जो है वो मुड़ा जा रहा है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए कि जो सब्सिडी दी गई वो गलत दी गई और सब्सिडी फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई। कल मुस्लिम लीग नून का रिएक्शन आया, इस पर रद्द-ए-अमल आया, मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने गुफ्तगू की और आज मुर्तज़ा वहाब जो कि तर्जुमान है सिंध हुकूमत के, उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की। देखिए उन दोनों का जो रिस्पॉन्स है इसके ऊपर वो क्या है। इमरान साहब कमीशन के सामने बताएं कि उन्होंने मुल्क में किल्लत होते हुए मुल्क में रुपए की कीमत 40% गिरावट के बावजूद सब्सिडी और एक्सपोर्ट की इजाजत क्यों दी। 5 साल में चीनी की कीमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम के लिए बढ़ने नहीं दी। कमीशन की रिपोर्ट इसलिए बनाई गई थी कि 90 रुपए चीनी कैसे हो गई, और 90 रुपए चीनी होने का जो जवाब है वो सिर्फ इमरान साहब और बुज़दार साहब के पास है। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में एक बार भी सूबाए सिंध के वजीर आला को, सिंध हुकूमत के सरबराह को एक बार भी मदऊ नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत बदनीयती पर बिलीव करती है, चूंकि उनका इंटरेस्ट था कि वजीर आजम को बचाएं, वजीर आजम की काबीना को बचाएं। शफाफ तहकीकात के लिए, इंक्वायरी के लिए सबसे पहले मैं समझता हूँ वजीर आजम पाकिस्तान
کی انکوائری ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیوں شوگر کی ایکسپورٹ کی اجازت دی, کیوں انہیں 2 ارب روپے فوری طور پر دینے کی اجازت دی. جواب حکومت نے دینے یا اپوزیشن نے, اس پر بھی کہ جو کسان ہے اور عوام ہے اس کا استحصال کون کرتا رہا, اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے. ویری کوئکلی میرے ساتھ جو مہمان موجود ہوں گے ان کا میں تعارف کرا دوں. علی محمد صاحب ہمیں جوائن کریں, وفاقی وزیر مملکت ہے پاکستان تحریک انصاف سے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں, وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, اور ملک احمد خان صاحب مسلم لیگ نون سے, وہ ہمیں اس ڈیبیٹ میں جو ہے وہ جوائن کریں گے. جو ہے وہ تینوں مہمانوں کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں. مگر پہلے میں ذرا بات کرنا چاہوں گا یہ جو ٹڈی دل والا حملہ ہے, اس حوالے سے جو مرکزی صدر ہیں کسان اتحاد کے خالد کھوکھر صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ اس وقت کسانوں کے ساتھ جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے. ملک صاحب, خالد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. خالد صاحب مجھے پہلے تو یہ بتائیں, اس وقت یہ جو نقصان کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں, کیا کوئی اندازہ ہے ہمارے پاس کہ ہمارے ملک میں اس حملے کے بعد جو ہے وہ اسے لے کر اب تک جو کسان ہے اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے, وہ کس صورتحال سے جو ہے وہ گزرا ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو عرض کروں جی کہ میں آپ یہی مثال دے سکتا ہوں کہ کرونا اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا خطرہ ہے. یہ اس سے کہیں بڑا خطرہ ہے انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے, کیونکہ اس سے قحط سالی آ سکتی ہے. دیکھیں میں آپ کو پاکستان کا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ 7,96,000 مربع کلومیٹر ہے, جس میں 3 لاکھ مربع کلومیٹر رقبہ ایسا ہے جہاں پہ یہ ایڈلنگ کر سکتی ہے, جس میں ریگستان آتا ہے, تھار آتا ہے, چولستان آتا ہے, اور کچھ راجستھان کا علاقہ آتا ہے انڈیا کا جو ساتھ ساتھ لگتا ہے. ان سارے علاقے, چولستان میں, یہ سارے علاقے میں یہ انڈے دیتی ہے. اور اس وقت حالانکہ اس پہ کنٹرول جب ہونا چاہیے تو انڈوں پہ کنٹرول, جو اس وقت یہ کنٹرول نہیں ہو سکا. ہم اس وقت چیختے رہے, آواز اٹھاتے رہے, لیکن کیونکہ اس کے لیے جو ڈپارٹمنٹ تھا 60s میں وہ تھا پلانٹ پروٹیکشن لوکسٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ. اب جو ڈپارٹمنٹ اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے, اس کا انفراسٹرکچر بالکل ختم ہو چکا ہے. اس کے پاس کسی وقت میں 20-22 جہاز تھے, اب ان کے پاس ایک بھی کارآمد جہاز نہیں ہے. ان کے پاس تقریباً 400 4 ویل وہیکل ہونے چاہیے, جو ان کے پاس 10-12 ہوں گی. ٹیکنیکل لوگ کے پاس 12-14 ہوں گے, جو کم از کم 300-400 ہونے چاہیے. اس لیے وہ ڈپارٹمنٹ اس وقت کام نہیں کر رہا. ڈپارٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. نہ ہی اس ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کیا گیا, نہ اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک کیا گیا. اب اس وقت ہنگامی صورتحال میں انہوں نے کیا کام کیا جی کہ 1 جنوری کو یہ سارا NDMA کے حوالے کر دیا, اور NDMA اس پہ کام کریے. میں اس سے گزارش کروں گا کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اور FO کی جو رپورٹ ہے کہ جو آگے نیا اس کا فلیش جو آ رہا ہے کہ وہ بہت ہی خطرناک ہے گرمیوں میں, جون جولائی میں. وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ انتہائی خطرناک ہے, جس سے تمام فصلیں اچھی نقصان ہو سکتا ہے. اگر فصلیں نقصان ہو جائیں گی, چارہ نہیں ہوگا, جانور بھوکا مریں گے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ زراعت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے سامنے 9/11 ہوا, اس ملک کو پروٹیکشن دی, لگی, زراعت کھانے کے لیے ہمارے پاس سب کچھ تھا. اس کے بعد آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, آپ کے پاس کھانے کے لیے سب کچھ تھا, پابندیاں لگی. آپ نے 17 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی, آپ کو کوئی پرابلم نہیں آیا کیونکہ آپ کے پاس کھانے کے لیے سب کچھ تھا. ابھی کرونا کے خلاف جنگ لڑی, الحمدللہ کوئی شخص رات کو بھوکا نہیں سویا. ٹھیک ہے, مگر کھانے کے لیے سب کچھ تھا. اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو اس ملک میں مجھے خالد کھوکھر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں تو حکومت سے پوچھتے ہیں, حکومت کہتی ہے میکانزمز ہمارے پاس موجود ہیں, ہم نے وہ لگا دیے ہیں. پھر یہ بھی پتہ چلا سبسڈیاں بھی جو ہے وہ دی جا رہی ہیں, اور پھر یہ بھی کچھ سپرے کے حوالے سے بھی بتایا گیا. تو یہ جو میکانزمز ہیں یہ کسانوں کی کتنی مدد کر رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جو خطرہ ہے, اس سے کسان کے نمٹنے کے لیے یہ چیزیں جو ابھی اقدامات ہیں, جو کچھ کیا جا رہا ہے, یہ کافی ہے کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت 1 سال لیٹ ہے اس کے اوپر. پہلی چیز تو یہ ہے اچھا کہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ ہونے چاہیے, آج سے 1 سال پہلے ہونے چاہیے تھے. پچھلے سال جون میں ہم نے شور مچایا تھا, جون میں ہم نے سب کو ریکویسٹ کی تھی, اس وقت ہنگامی بلندیوں پہ اس پہ کام ہونا چاہیے تھا. اب بھی اس لیول پہ کام نہیں ہوا جس لیول پہ اتنے جہاز ابھی تک پاکستان میں نہیں آئے جتنے جہاز اس کے لیے چاہیے, جتنی اس کی ضرورت ہے. اگر آج سے 60s پہ اس کے لیے 22-23 جہاز سے, تو آج 2-3 جہازوں کے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس وقت اکیلی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. میں حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ پوری کمیونٹی کو انوالو کرے, پوری قوم کو انوالو کرے, کہ اس جنگ میں جب تک پوری قوم شامل نہیں ہوگی اس وقت تک یہ جنگ جیت نہیں سکتے. جو بھی ایگریکلچر کے متعلقہ پرائیویٹ پبلک سیکٹر جتنے بھی ہیں ان سب کو شامل کیا جائے. پیسٹیسائڈ والے ہیں, فرٹیلائزر والے ہیں, سیڈ والے ہیں, ان سب لوگوں کو شامل کیا جائے, کیونکہ ان کے پاس ٹیمیں ہیں, فیلڈ میں ٹیمیں بہت زیادہ ہیں. کیونکہ
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना है कि अगर आप एक्सटेंशन को ले लें तो उनके जो फील्ड स्टाफ है वो मैक्सिमम मेरे ख्याल में 2000 से कम होगा, जबकि पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर उनके पास 30-35 हजार लोग होंगे फील्ड में। उन सबको शामिल करके उन लोगों ने यहाँ से पैसा कमाया है, इन तमाम कंपनी वालों ने। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि इन सबको जो है वो हमें इन सबको जो है वो सही तरह से इन्वॉल्व करना होगा। बहुत शुक्रिया। खालिद खोखर हमारे साथ मौजूद थे, मरकजी सदर किसान इत्तेहाद, वो बात कर रहे थे। मैं नफीसा शाह साहबा आपसे ज़रा इस बहस का आगाज़ करूँगा। क्या हम सब कुछ कर रहे हैं जो किया जाना चाहिए था? ये सूबाई मामला भी है, सिंध भी इससे जो है वो बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। देखिए, लास्ट ईयर आपको याद होगा कि लगभग जून बजट का सेशन चल रहा था और जरदारी साहब ने उठकर और इस मामले पर पूरे ऐवान का ध्यान जो है वो तवज्जो दिलवाई कि ये एक बहुत सीरियस इशू है और इसको फिलफौर अगर इसको नहीं हमने अरेस्ट किया तो ये बढ़ेगा और ये फसलें तबाह करेगा और मुल्क की फूड सिक्योरिटी भी अफेक्ट होगी और मईशत भी अफेक्ट होगी। बदकिस्मती से जैसे कोरोना में हुकूमत ने हथियार डाल दिए हैं, फेंक दिए हैं कि हमें कोरोना से लड़ना नहीं है, आप मरे, आप जहाँ जाएं अस्पतालें भर जाएं, डॉक्टर्स का हशर हो जाए, वो ही इन्होंने टिड्डी दल के लिए किया। ये बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि अर्ली वार्निंग्स नहीं थी। हमने बहैसियत ऑपोजिशन कंसिस्टेंटली पीपल्स पार्टी ने हर माह कोई महीना ऐसा नहीं था कि किसी न किसी लीडर की वो मिटिया लीडर हो, वो मुझ जैसे पार्टी के कारकुन हो, वो जरदारी साहब खुद हो, वो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हो, उन्होंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ इस मौजू पर की हैं। लेकिन वो दिन और आज का दिन कुछ भी नहीं किया। और आपको बड़ा अफसोस होगा ये सुनकर कि जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है उसका हशर ये है कि उसमें एक 50s का एयरक्राफ्ट, जो हशर उन्होंने PK-320 के साथ किया हुआ है, वही हशर एक 50s का एयरक्राफ्ट उन्होंने हवाले किया और 2 पायलट्स को वहां पर बिठा दिया और वो एरियल स्प्रेस कर रहे थे। मगर नफीसा शाह साहब, ये जिम्मेदारी सिर्फ वफाकी हुकूमत की तो नहीं है। आई थिंक, मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पॉइंट ये सुने कि ये इसलिए अहम है कि वो 2 हमारे प्रेशियस लाइव्स इनकी हिकमत अमली की वजह से गई हैं, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। 2 पायलट्स और 1 पायलट ने वार्न किया है व्हाट्सएप पर कि मुझे आप मुर्दा घोड़ा दे रहे हैं, जिसको आप मुझे कह रहे हैं कि आप चलाएं, मैं कैसे चलाऊं। और within a day that aircraft, that spray airplane spray aircraft जो है that crashed रहीम यार खान में, और वो पायलट और को पायलट जो है वो शहीद हुए। कोई जिक्र इनका नहीं करता क्योंकि इनको पता है कि ये इंक्वायरी होगी तो इनके वजीर और इनके मशीर और इनके पूरी की पूरी काबीना जो है they will be implicated। एक डेंजरस एयरक्राफ्ट आपने उनके हवाले किया। मगर मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ वफाकी हुकूमत ने ये सब कुछ करना? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरी तस्दीक कर दीजिए। क्या ये सिर्फ वफाकी हुकूमत का काम था? अगर आप फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट देख लें 1 और 2, तो प्लांट प्रोटेक्शन और लोकस्ट का जो नाम है वो सिर्फ वफाक में, वो इसलिए उसका रीजन है क्योंकि लोकस्ट स्वार्म्स जो हैं वो पूरे कॉन्टिनेंट्स ट्रवर्स करते हैं। ये लोकस्ट स्वार्म ओरिजिनेट हुआ है ईस्ट अफ्रीका में, चलते चलते ईरान आया और फिर हमारे पास आया। तो इसमें बैनुल अक़वामी सरहदें होती हैं। तो आप ये कह रही है कि इसमें जो वो वफाकी हुकूमत का काम। अच्छा, तो ये एक लोकस्ट स्वार्म आया था, हमने विदिन 2 वीक्स उन्होंने इसका खात्मा किया। 1 साल हो गया है और खुदा ना खास्ता अगर ये पूरा इसने मुल्क को लपेट लिया तो आपका फूड सिक्योरिटी इशू हो गया। मैं जरा ये अली मोहम्मद साहब से पूछता हूँ, मलिक अहमद साहब भी जो है वो मेरे ख्याल लाइन पर जो है वो आ गए। मैं मलिक साहब और अली मोहम्मद खान साहब जरा ब्रेक के बाद चाहूंगा। मैं नफीसा शाह साहब ब्रेक के बाद इस पर आ रहा हूँ, मैं जरा ब्रेक लेते फिर वापस आते। इस इशू पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। टिड्डी दल का हमला, क्या हुकूमती इक़दाम काफ़ी हैं? मैं अली मोहम्मद खान साहब से भी ज़रा रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं अभी उनकी तरफ जाऊंगा। बट मलिक साहब, आपको क्या लगता है सर, क्या वो सब कुछ किया जा रहा है? ये तो एग्रो इकॉनमी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है सर, और ये जिस तरह से वो पहले बात का ब्रेक पर जाने से पहले जो किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर है वो बात कर रहे थे कि ये तो हमारा नुकसान इतना बढ़ जाएगा, ये कोरोना से भी बड़ा खतरा हमारे लिए बन सकता है। जी रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, ये 3 बड़ी बुनियादी इसमें
इसकी बुनियादी चीज़ें जो थी वो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी नेग्लिजेंस और इससे बड़ी लापरवाही हो नहीं सकती थी, और इसकी कॉस्ट हम इसका टोल पे करेंगे। देखिए, जब तक तो ये मामला पहले सिंध में उठा और सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने और पीपल्स पार्टी के लोगों ने इस पे नेशनल असेंबली में भी और सिंध गवर्नमेंट ने अपने तौर पे जो कोशिश उनको करनी चाहिए थी आवाज़ उठाने के लिए, उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन बाहर सूरत फेडरल गवर्नमेंट का रिस्पांस उस पर ज़ीरो था। और अगर फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर कोई एफर्ट की भी तो वो इतनी हाफ हार्टेड एफर्ट थी या इतनी इनइफेक्टिव एफर्ट थी, जैसे भी नफीसा आपको बता रही थी कि एक प्लेन जो 1950s का था वो प्रोवाइड किया गया और वो क्रैश कर गया, क्योंकि ये कुछ चीज़ें बाइफरकेटेड हैं, कुछ प्रोविंस के ज़ुम्मे और कुछ प्लांट प्रोटेक्शंस में वफाक के ज़ुम्मे, ये दुरुस्त बात है। लेकिन यहाँ मसला ये था कि ये एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफ़िकल्टी थी जिसके लिए एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए थी, जिसमें प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट ये दोनों मिल के इसके ऊपर कोई अपना नया अमल तरतीब देती, और इसकी इनिशियल जब ये सिंध में नुकसान पहुंचा रहा था, हज़ारों एकड़ इसके वजह से वहाँ पे तबाह हुए, तो उसकी जो एक प्रॉपर जो थी एक इसकी बाज़गश्त ना हमें हमारे ज़राए ब्लाग में मिली, ना इसके ऊपर कोई हुकूमती नुक्ता नज़र सामने आया बड़ी वजाहत के साथ, और ना इस पे जो बाकी हमारा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर था उसने कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स की। तो ये खालिद की बात भी ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये मामला जो है ये बहुत बड़ी हद तक नुकसान कर चुका है, और मजीद नुकसान जो है वो रोकना, या तो कोई एक बड़ा बजट इस पे हुकूमत फिलफौर फेडरल गवर्नमेंट एक बड़ा बजट इसके ऊपर सर्व करे, जिसमें ऑब्वियसली इसका सबसे इफेक्टिव और जो मौसर जरिया होगा वो एरियल स्प्रे के जरिए इसको तल्फ किया जा सकता है। बाकी बातें जो हैं वो तो पीछे से रिकवरी यूनिट्स जो हैं, चाहे वो प्लांट प्रोटेक्शन के होंगे, एक्सटेंशन एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स के होंगे, वो तो लॉस्ट को रिकवर कराने के सिलसिले में जा सकेंगे, लेकिन जो उसका एक मार्च जारी है, जो उसका हमला जारी है, उसको रोकने के लिए तो एक वफाकी हुकूमत की एक बड़ी हिकमत अमली की जरूरत है। आपको लगता है वफाकी ये काम करना है तो वफाकी हुकूमत करना, बट अली मोहम्मद खान साहब ओसी बन गई, हॉटलाइन बन गई, मगर लेट ऐसा लग रहा है कि सारे काम को, इस खतरे को समझने में जो है वो देर की गई है। जी अली मोहम्मद साहब, आवाज आ रही है आपको? जी अच्छा, मेरा ख्याल है अली मोहम्मद साहब की तरफ अभी हम जाएंगे, कुछ ऑडियो का इशू है। मैं नफीसा शाह साहब, ये एनसीओसी भी बन गई, ये जो मैकेनिज्म बना दिए हमने, हॉटलाइन बना दी, क्या ये काफी इकदामात नहीं है? आपको लगता है कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, जैसे अभी बात हो रही थी कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई क्राइसिस होता है या कोई इस किस्म की कैटास्ट्रोफी होती है, नेचुरल हो, मैन मेड हो, तो उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत अहम होती है। वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अच्छा। उन्होंने, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं ध्यान दिया, बार बार इतला के बावजूद, बार बार खतो किताबत के बावजूद सिंध हुकूमत ने अपने तरीके से स्प्रेज किए हैं थ्रू कार्स, और अपना बजटरी एलोकेशन भी उन्होंने दिया है। इसके लिए यू नीड एरियल, लो फ्लाइंग एरियल आपको स्प्रे एयरक्राफ्ट चाहिए, जो ऑब्वियसली इट इज अ बिग बजट, और फिर आपको पूरा सर्वे करना है। सबसे पहले तो इनको अपना जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है उसका जो इस वक्त हशर नशर है उसको उनको ठीक करना था। उसके बाद इनको एक एक्सटेंसिव सर्वे करना था, और उसके बाद आफ्टर द सर्वे इनको डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ अफेक्टेड एरियाज थे उनको स्प्रेस कराने थे। They have failed to do even the survey. Plant Protection Department इस वक्त भी उनके पास एंटोमोलॉजिस्ट्स नहीं है, उनके पास जो भी है तो उनके पास कोई ऐसी टेक्निकल नहीं है, बट उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। मुझे नहीं पता एनडीए ने क्या किया है, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन। मुझे लास्ट ये पता था कि एयरक्राफ्ट अगर आ गया है तो पायलट नहीं। अब ये हशर है इनका। नहीं, वहाँ पे तो एनसीओसी भी अब इस हवाले से जो है, एनसीओसी सेंटर भी इस हवाले से जो है वो सेटअप कर दिया। अच्छा अली मोहम्मद साहब, आपको आवाज आ रही है? हुआ क्या है?
पाटन में 27। जी अली मोहम्मद खान साहब। जी रहमान साहब, अगर आप भी तो मैं जवाब दे पाऊँ। जी जी जी, तो सवाल सर आपसे वही है, खतरात तो अब जारी बात है वो आपने गुफ्तगू कुछ सुन ली होगी। रहमान साहब नंबर लिखे करता अगेंस्ट स्कैनर जी नंबर जी या मेरा ख्याल है अली मोहम्मद खान साहब आपको अब मैं ब्रेक के बाद ज़रा हम आपको टेलीफोन लाइन पर लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रब्ता कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई ट्रैवल करने की वजह से आपसे कुछ रब्ता ठीक तरह से नहीं हो पा रहा, बट आई विल हैव योर इनपुट। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर इनसे इस पर भी बात करेंगे, और फिर जो शुगर कमीशन वाली जो इंक्वायरी है उसका रुख अब अपोजिशन की तरफ हो गया, तो ज़रा उस पर भी बात करेंगे कि क्या मलबा अब अपोजिशन पर डाला जा रहा है। इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अली मोहम्मद साहब, ये ज़रा आप रिस्पॉन्ड कर दें, ये जो ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी टड्डी दिल के जो खदशात हैं, जो नुकसान हो रहा है, क्या हमने बहुत देर कर दी है इस खतरे को समझने में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया रहमान साहब। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से जो 28 मई का यौम तकबीर है वो आपको बहुत बहुत मुबारक हो पूरी कौम को, और साथ साथ ये हमारा उस अज़म का दिन है कि हमने दुनिया पे साबित किया कि एक दुनिया की नज़र में एक कमज़ोर मुल्क जो है, जिसको दुनिया जिसका नातका दुनिया ने बंद किया हुआ था, हमने एक अहद मुसम्मम किया और अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली, और हमने दुनिया के सामने साबित किया कि हमने वाहिद इस्लामी मुल्क के तौर पे एक एटमी धमाका किया, और अल्लाह के करम से पूरी इस्लामी दुनिया हम पे फख्र करती है। और इसमें जिन जिन लोगों ने किरदार रहमान साहब अदा किया है, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके और डॉक्टर समर मुबारक मंद और ऑफ कोर्स डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और बिल्कुल जनरल ज़ियाउल हक साहब का ज़माना बड़ा क्रूशल एक अनसंग हीरो इस सारी मिशन में, जो गुलाम इसाक खान साहब मरहूम, जिन्होंने एक बाप की तरह इसकी देखभाल की, और फिर उसके बाद मियाँ साहब के दौर में धमाका हुआ, उस ज़माने के चीफ और उस ज़माने के वज़ीर आज़म सदर, जिन जिन लोगों ने इसमें किरदार अदा किया है सब काबिल सताइश हैं। मैं समझता हूँ हमारे लिए, हमारी कौम के लिए एक ऐसा दिन है जिसपे हम जितना चले सर, ये बड़ी अच्छी बात है, मगर ये सर कैसी एटमी ताकत है अली मोहम्मद खान साहब के, ये जो टड्डी दिल का हमला है, ये हमारा किसान पिछले कई महीनों से इस खतरे का सामना कर रहा है, अपनी फसलें गंवा रहा है, नुकसान उसका हो रहा है, मगर हमने इस पर काबू नहीं पा सक रहे सर, फैल रहा है। रहमान साहब उस पर मैं आता हूँ, लेकिन देखें हमारे जो पॉजिटिव्स हैं, जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, मैं समझता हूँ कि हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए। 28 मई 1998 के बाद एक नस्ल जवान हो चुकी है, उनको हमें बताना चाहिए कि इस मुल्क ने कितने मुश्किल हालात में ये किया, और वो भी एक जमाना था कि हमारे वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया तो उनको धमकाया गया बाकायदा, हेनरी किसिंजर इज ऑन रिकॉर्ड। बहरहाल इस इशू की तरफ, लोकस्ट की तरफ आते हैं। पहली बात तो ये है कि ये अभी मौजूदा मसला तो नहीं है, काफी अरसे से ये था, और जब से ये आया है मरकजी हुकूमत ने इसका नोटिस भी लिया है, कौमी असम्बली में पार्लियामेंट में इसकी बाज़गश्त भी वक्तन फ़वक्तन सुनाई देती रही। जितना हमारे बस में है, पहले ये अगर आपको याद होगा तो ज्यादा ये मसला बलोचिस्तान साइड पे, उसके बाद सिंध में और अब पंजाब साइड पे भी आ गया है। तो एनडीए में मरकजी जो हमारी वजारत है फूड सिक्योरिटी की, उस जमाने में मुझे याद है जो हमारे खुसरो बख्तियार साहब थे वो उसको हेड कर रहे थे, और अभी फखर इमाम साहब इसको कर रहे हैं। तो मरकजी हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है, कोशिश ये कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर इसका जो है मुकाबला किया जाए। कुछ पॉइंट्स मैंने सुने भी, हमारे मोहतरम जो है डॉक्टर साहिबा ने कुछ रेज किए। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि माजी में इसके लिए हमारे पास जो एक सिस्टम था, जो इसके लिए जहाज अवेलेबल होते थे, वो कमज़ोर पड़ा माजी करीब या माजी बईद में। हम कोशिश करें इसको बेहतर करें, लेकिन बहरहाल ये सवाल बहरहाल आपसे भी बनता है कि जब उनकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस जमाने में इस मरकजी इदारे को कितना मजबूत किया गया। और दूसरा ये है कि जो आपका एग्रीकल्चर है, वैसे भी 18वीं तरमीम के बाद ये मैक्सिमम तो सूबाई इशू ही है, लेकिन इस इशू पे लोकस्ट पे मरकजी हुकूमत का फूड सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे बिल्कुल हम उससे मुंह नहीं चुरा रहे, उसको बिल्कुल हम हेड ऑन ले रहे हैं। और आज भी उस पर फखर इमाम साहब ने बड़ी तफसीलन बात भी की है। इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत और बलूचिस्तान भी बहुत हद तक
उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन, एक कोऑपरेशन भी है, लेकिन बहरहाल एक सियासी बातें भी मगर सर वो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन सर अली भाई नज़र आनी चाहिए ना। ये हमने इस तरह के इश्यूज़ पे देखा है और फ्रैंकली हमने कोरोना वाली एक मिसाल हमारे सामने है। बट अब मैं ज़रा जो दूसरा इशू है ये शुगर वाला, मैं नफीसा शाह साहब इस पर आना चाहता हूँ। ये शुगर कमीशन वाला भी आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी सिंध हुकूमत की तरफ से, अब ये क्यों बात हो रही है कि पिछली सब्सिडियों का हिसाब ना हो, और क्योंकि जाहिर बात है ये भी किसान के इस्तेसाल का इशू है, तो क्यों ये बात की जा रही है कि पिछली सब्सिडियों की आप बात ना करें और बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस सब्सिडी की हो, सिर्फ इस मरतबा देखा जाए कि किसने दी है और पहले वाला हिसाब ना किया जाए कि किसने दी और किसने नहीं दी और क्यों दी। देखिए, पहले वाला हिसाब किताब तो हो रहा है और कई दफा हुआ है, एक दफा नहीं। इस वक्त खुद वजीर आजम ने अगर इनिशिएटिव लिया है तो जिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे उन्होंने लिया है, क्या उस पे उन्होंने एक्शन किया है? क्या उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस का क्लियर कट जवाब मिला है? अगर आप सिंध की बात कर रहे हैं तो सिंध में जो ओमनी ग्रुप है, ओमनी ग्रुप तो इस वक्त भी जेर हिरासत है, उसके ऊपर तो 5 इंक्वायरियां हुई हैं। हाँ। लेकिन अगर आप जहांगीर तरीन के देख लें, हालांकि क्लियर कट आपकी जो पहली रिपोर्ट थी उसमें जहांगीर तरीन हो, खुसरो बख्तियार हो, इन सब की बड़ी बड़ी मिल्स है और सबसे ज्यादा प्रॉफिटियरिंग ये इन्होंने की है। और जो सबसे ज्यादा इसमें इम्प्लिकेट हो रहे हैं वो खुद काबीना वजीर आजम हो रहे हैं, क्योंकि उनके फैसले ने सब्सिडीज, मल्टीपल सब्सिडीज दी हैं। शुगर प्रोक्योरमेंट की सब्सिडी अलग और उसको एक्सपोर्ट करने की सब्सिडी अलग, और इसके बावजूद कि वहां के लोगों, जो काबीना है उसमें कई अरकान ने कहा था अच्छा, अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसको एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, तो किसको फेवर हुआ? तो ये क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके ऊपर तो खुद वजीर आजम को इस्तीफा पहले देना चाहिए। बकौल उनके जो उनका पूरा नैरेटिव है करप्शन के खिलाफ जहाद, साउथ कोरिया में हादसा होता है, वजीर आजम जो है वो रिजाइन कर देता है, ये तो 3 घंटों हमने तकारीर सुनी है, तो उनको अपने आप को पेश होना चाहिए जब वो क्लियर हो। पनामा के ऊपर उन्होंने नवाज शरीफ से कहा इस्तीफा ले लें, जब वो क्लियर हो वापस आ जाए, तो इस्तीफा दे दें, जब वो क्लियर हो तो फिर वापस आ जाए। और इसमें आप बड़ा कन्विंसिंगली कह रही हैं, आप उनको इम्प्लीकेट भी कर रही हैं, आप उनको कह रही हैं कि वो शामिल हैं, आप तो देखिए फैसला जो है वो उनका है। अच्छा, जहां तक बात ठीक है, बाकी तो माजी की बातें हैं, उसमें सिंध वाहिद हुकूमत है जो बार बार इस इन्वेस्टिगेशन से गुजरी। इस वक्त भी नैब हो, जेआईटी हो, केसेस हो, अरेस्ट हो, सारा कुछ, सारी कहानियां 3, 4, 5 दफा ये रिपीट हुई भी हैं और ये सब फेस कर रहे हैं। क्या जो लोग वफाक और पीटीआई के लोग इम्प्लिकेट हुए हैं, एक इन्वेस्टिगेशन की उनकी जवाबदारी हुई है, कोई तफ्तीश हुई है? अच्छा, मगर मैं 1 मिनट मुझे दीजिएगा, तफ्तीश हुई है, क्या वो अरेस्ट हुए हैं, क्या वो उनको उस तरीके से रखा गया है? जो बात हो रही है कि इस सारी चीज की क्या अब ये रिपोर्ट वो प्रिंसिपल अप्लाई करें। ठीक है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा नफीसा शाह साहब, गिव मी अ मिनट। बट मलिक साहब क्या अब रिपोर्ट अब आई है, काफी दिन हो गए, ईद का भी टाइम गुजरा, रिपोर्ट पढ़ने का मौका मिला होगा आपको भी, देखने का भी, कोई तज्ज़िये भी आपने सुन लिए होंगे। ये इसमें जो किसान का इस्तेसाल है वो किसने किया है? इस हुकूमत ने किया है, आपकी हुकूमत ने किया है, या उनसे पहले जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसने किया है? क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे तो ये तासुर जा रहा है कि इन्होंने कम नुकसान किया है, इन्होंने कोई 2.5-3 अरब रुपए का नुकसान किया, असल नुकसान जो है वो 20 अरब रुपए का, वो आप लोगों ने किया है। नहीं देखिए रहमान, हमने तो इस रिपोर्ट को आउट राइटली मुस्तरद किया है 3 पॉइंट्स पे, और ये जो आपके 3 जो आपने सवाल उठाए हैं ये भी बड़े जरूरी हैं, बड़े रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं पहले आपके सवालों को एड्रेस कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के किसान के इस्तेसाल की सूरत में होता है कि या गन्ने की कीमत कम मुकर्रर की जाए, या मुकर्रर करदा से कम अदा की जाए, पीएसएमए के प्रेशर में आके कीमत को कम किया जाए, कि अगर उसकी जो कीमत मुकर्रर की गई 180 जब की गई तो वो कीमत उनको अदा नहीं की गई। इन 3 सूरतों में होता है। अच्छा, तो जो ये रिपोर्ट खुद लिखती है, इसी रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है, और आज एक रोजनामा, एक बड़े रोजनामे के एक बड़े कॉलम निगार ने भी उस रिपोर्ट के उसका हवाला दिया है, जिसमें ये लिखा कि पिछले 3 साल में जिन सब्सिडीज की बात की जा रही है उन सालों में किसान की गन्ने की कीमत कम नहीं की गई। 6 के हाईकोर्ट का एक ऑर्डर भी था
और उसके ऊपर PSMA की एक बड़ी कैंपेन भी थी कि इसको 180 से कम करके 160 किया जाए, लेकिन उसको शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में 180 से कम नहीं किया गया। तो इसका जिक्र तो इस रिपोर्ट में भी आ गया। सेकेंडली, जो दूसरी बात आपने की कि सब्सिडी उन सालों में जो दी गई उसकी बात क्यों ना की जाए, बिल्कुल की जानी चाहिए, लेकिन वो किस मकसद के तहत की गई, इस रिपोर्ट में उसका भी जिक्र आ गया। जब आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है तो आप अपनी सरप्लस एक्सपोर्ट करते हैं। किस सूरत में करते हैं? जब सूबे ये कह दें कि आपके पास सरप्लस चीनी है और वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि उस सरप्लस के नतीजे में किल्लत पैदा ना हो और चीनी महंगी ना हो। अच्छा। तो उन 3 सालों में 51 रुपए से ऊपर चीनी की कीमत नहीं गई और चीनी की किल्लत भी पैदा नहीं हुई। जब ये दो तो यहाँ पे भी तो असद उमर का आर्गुमेंट यही है मलिक साहब कि हमें ज़र मुबादला की जरूरत थी, इस वजह से हमने इजाजत दी है। नहीं देखिए, लेकिन ज़र मुबादला कमाने की सूरत में आप चीनी की किल्लत अपने मुल्क में पैदा कर बैठे और 22 करोड़ लोगों की जेब में 20 से 22 रुपए का इजाफा कर दें, तो ये कहाँ का ज़र मुबादला और उसके साथ कितना इन्होंने उसके बैलेंस ऑफ बिल्स के अंदर। बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, रिपोर्ट तो ये कह रही है कि चीनी की किल्लत नहीं थी, जो है वो जो उस वक्त जो हालात थे। नहीं, रिपोर्ट ये कह रही है कि चीनी की किल्लत थी, सूबे वार्न कर रहे थे और सूबे ये कह रहे थे, पहले तो सूबों से पूछा नहीं गया, लेकिन जब एक्सपोर्ट का फैसला कर लिया गया तो उसके बाद ये जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड था उसने कहा कि सूबों ने पिछले साल ये प्रेडिक्ट किया, उनकी प्रोजेक्शन थी कि शुगर केन की क्रॉप भी कम है और चीनी की प्रोसेसिंग भी कम है, तो इससे किल्लत पैदा होने का खतरा भी है। और उसके साथ ये भी उन्होंने कहा कि अगर ये किल्लत पैदा होगी तो इसकी प्राइसेस जो हैं ये बहुत ज्यादा हद तक बढ़ेंगी। ये 3 बातें तो होगी जो आपके 3 सवाल थे उनके साथ मुंसलिक के ना किसान को किसने नुकसान दिया, अच्छा, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया, इस किल्लत किसने पैदा की, प्रेजेंट गवर्नमेंट में हुई, और जो इसकी सब्सिडी दी गई जो कि बिल्कुल इन कंडीशंस में नहीं दी जाती, अनकॉल्ड फॉर थी कि ज़र मुबादला, तो उससे ज्यादा तो आपने पब्लिक की। चले, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, मैं ब्रेक के बाद जरा अली मोहम्मद साहब से इसका जवाब लेता हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई कि ये क्या वाकई जो है वो ये मामला फिर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के साथ जाकर जुड़ता है और फिर उनको जो है वो बुलाया जाना चाहिए था, तो इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अली मोहम्मद साहब, ये जो चीनी वाली जो बात हो रही है, अब वो 2 समरियों का आज जो मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने हवाला दिया, एक 28 सितंबर 2018 की थी और दूसरी 3 दिसंबर 2018 की। अब उन्होंने कहा पिछलियों का तो आप हिसाब इसके TOR में शामिल ही नहीं था कि पिछली हुकूमतों का हिसाब किताब लेना है, पहले जो सब्सिडी दी गई। असल मामला तो अब की कीमत का था और अब की जो कीमत है वो इन दोनों समरियों से जुड़ी है, जिसमें बराह रास्त वज़ीर आज़म पर हर्फ आता है, वज़ीर आज़म पर नाम आता है, उनके फैसले की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो वो जिम्मेदार हैं इस सारे मामले के। सब 2-3-4 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर पूछें तो आपका एक हक बनता है, लेकिन ये दोनों जमातों का बसद एहतराम, इनकी दोनों जो ऑनरेबल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन इनका इस तरह से हक नहीं बनता कि इनकी आदत नहीं रही, ना इनका ये तरीक़ेकार है, ना इनकी पार्टीज का ये कल्चर है कि खुद एहतसाबी करें या अपनी हुकूमत में रहते हुए अपने लोगों का या अपना एहतसाब करें या करवाएं, या एहतसाब इज समथिंग जो कि ये लोग उससे उतना ही दूर भागते हैं जितना आजकल हम लोग कोरोना से दूर भागते हैं। तो ये तो इनका मतलब अजीब सा लगता है कि पीपल्स पार्टी या नून लीग हमसे एहतसाब की बात करे, लेकिन बहरहाल अपोजिशन है, कुछ ना कुछ तो करना है। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान में इमरान खान साहब का बदतरीन मुखालिफ भी इस बात का इकरार कर रहा है कि हमें यकीन नहीं आ रहा, इट सीम्स लाइक टू गुड टू बी ट्रू कि पाकिस्तान में कोई सिटिंग वजीर आजम अपनी हुकूमत में बैठते हुए खुद एहतसाब के लिए ऑर्डर करे और अपने नीचे वो इदारा FIA जो कभी माजी में हमेशा सियासी मुखालिफिन के खिलाफ यूज होता था, वो अपने ही लोगों का भी एहतसाब करे, और जब अपनों का होगा वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो जब चैरिटी बिगिंस एट होम तो जरा हमसायों में भी चैरिटी तफसील करनी चाहिए। नहीं, मगर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों से शहजाद अकबर साहब के लग ये रहा है कि वो जहांगीर तरीन वाला मामला और खुसरो बख्तियार वाले मामले से ज्यादा ये मामला बन गया है कि शायद खाकान अब्बासी ने क्या किया और वज़ीर आला सिंध ने क्या किया। रहमान साहब देखें, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, जब ये मामला उठा हमने कहा इंक्वायरी नहीं होगी, हमने की, फिर कहा ये इंक्वायरी इससे होती है कि इसको दिखाया नहीं जाता, बस मामले को दबाने की इंक्वायरी की जाती है।
इंक्वायरी की, वो पब्लिक की, उसके बाद जब उसको फॉरेंसिक के लिए भेजा, उन्होंने कहा ये तो अपने लोगों को बचाने के लिए फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक के लिए जब आया, रिपोर्ट आई, तो उन्होंने कहा नहीं रिपोर्ट अब पब्लिक नहीं होगी, रिपोर्ट भी पब्लिक होगी। उन्होंने कहा रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद तो कुछ नहीं करेंगे, उसको FIA के भी हवाले कर दिया, क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी के लिए भी कर दिया। अब इसके बाद तो FIA उसको करेगी, अब तो हमारा इसमें इस तरह से रोल। चले, मेरे पास टाइम कम है, मैं जरा फाइनल कमेंट्स लेना चाहता हूँ नफीसा शाह साहबा से और मलिक साहब से। नफीसा शाह साहब 30 सेकंड से मुझे अपना फाइनल कमेंट दीजिए। वो कह रहे हैं कि अभी तक जो कहा है किया है, ठीक है, वो कह रहे हैं अभी तक जो कहा है वो किया है। मैं कहूंगी कि इन्होंने, इनकी जो मॉरल अथॉरिटी है ना टू रूल, वो खत्म हो चुकी है। जितना करप्शन के लिए इन्होंने सिस्टम बनाया है, माजी की हुकूमत ने अगर एक एमनेस्टी दे दी थी टू रिजॉल्व सम इकोनॉमिक इशू, इन्होंने 7 एमनेस्टी स्कीम्स दी हैं। और जो लास्ट एमनेस्टी स्कीम दी है, जो उन्होंने लॉकडाउन्स किए कि शरीफ खानदान इस्तीफे दे क्योंकि पनामा में उनके ऑफशोर अकाउंट्स हैं, तो आज उनका मॉरल राइट ही नहीं है टू रूल, क्योंकि आज उन्होंने ऑफशोर अकाउंट्स के लिए उनको एमनेस्टी दे दी है कि अगर 10% आपकी मिल्कियत है तो आप, तो इन्होंने इतनी एमनेस्टियां दी हैं, इन्होंने करप्शन का पूरा निजाम, दे हैव लीगलाइज्ड। ठीक है, और इसलिए मुझे अब जरा मलिक साहब से जरा फाइनल कमेंट लेने दें। नहीं है इस हुकूमत का। ठीक है, राइट मलिक साहब। रहमान, मुझे सिंपल 2 मोटी बातें हैं बस, ये कि क्या गंदम का बुहरान हुआ, हाँ, कोई कार्रवाई हुई, किसी एक को जिम्मेदार ठहराया, पकड़ा? क्या चीनी का बुहरान हुआ, बेतहाशा कीमत में इजाफा हुआ और उसको डिफ्लेक्ट करके पिछली हुकूमतों की सब्सिडी पे डाल रहे हैं, अपनी की बात ही नहीं कर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्शन इनकी वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज नहीं करता, लेकिन डिसेप्शन